विहान ने लहजा थोड़ा हल्का किया पर आंखें अभी भी सर्द थी। जो भी हो, ख्याल रहे कि मेरी बीवी के नज़दीक भी जाने की जो हिम्मत करता है उसका हश्र बहुत ख़राब हो जाता है। मैं तो जिंदा ना ही छोड़ूंगा, पर वो खुद रास्ते पर ले जाकर चप्पलों से मारेगी, विहान ने कहा और उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। चेहरे पर भी एक टेढ़ी चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, जैसे वो आदर्श को बीच सड़क पर उसकी खुद की ही धुलाई इमेजिन करवाना चाहता था। आदर्श चौंक उठा। ये वही अनन्या है या उसकी हमशक्ल? इतनी कैसे बदल गई? पहले तो जुबान से एक लफ्ज़ बोलने के लिए शर्माती थी। एकदम नपातुला बोलने वाली किसी को भी सबक सिखा सकती है। पर शायद आदर्श भूल रहा था कि हर लड़की में एक देवी का रूप होता है। तभी अनन्या ने घर में कदम रखा। इतने साल बाद उसे देख आदर्श विचलित हुआ। अनन्या को जरा भी फर्क नहीं पड़ा उसकी मौजूदगी से। जैसे वो आंखों में उतना ही आत्मविश्वास छलकाए आई और विहान के गले लगी। फिर वो आदर्श के सामने मुड़ी और बोली, दूसरों का घर कोई गार्डन नहीं होता, तो जब मर्जी घूम लें। पेशेंट हैं, पेशेंट के रूप में चुपचाप कमरे में रहें। आदर्श ने अपनी थूक गटकी और हाँ में सिर हिलाता वापिस कमरे की ओर चल दिया। अनन्या के चक्कर में वो एक्सीडेंट, मोनिका सब भूल चुका था। इसे सब याद है, विहान ने कहा। कोई शक नहीं, जैसे मुझे देखकर वो विचलित और हैरान हुआ था। उससे यही लगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे खेल रहा है खेलते हैं, अनन्या ने कहा। तो विहान ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। विहान जानता था कि भले बाहर से कितना ही आत्मविश्वास दिखाए अनन्या सबका सामना कर ले, पर अंदर से एक खरगोश की तरह डरी हुई ही थी। वो जिसे प्यार और सम्मान के अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। अनन्या किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो लगभग सब बना ही चुकी थी, बस रोटियां सेकनी बची थी। मैं मदद कर दूं क्या? विहान ने पीछे से आकर कहा। तुम क्या मदद कर पाओगे भला किचन में? अनन्या ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। भुलक्कर अनन्या जी, जब हम भारत में एक साथ रहे थे तब शाम का खाना अक्सर मैं ही बनाया करता था, विहान ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा। हाँ हाँ, याद है मुझे, बना ही दीजिए फिर विहान जी, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। विहान ने एप्रिन लिया और पहना, फिर एकदम शेफ की स्टाइल में केप लगाई और रोटियां सेकने लगा। उसे ऐसे देख अनन्या प्यार से हंस पड़ी। दोनों ने कई बातें करते हुए खाना बनाना ख़त्म किया और वैश्यु को बुलाया खाने पर। आदर्श को उसके कमरे में ही खाना देने का तय हुआ था, पर वो बाहर ही उनके साथ डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो गया। बिन बुलाए मेहमान, उफ! वैश्यु ने कुर्सी पर चढ़ते हुए धीरे से बड़बड़ा कर कहा। वैसे बेटा, आपका नाम क्या है? आदर्श ने वैसु से पूछा। अनन्या काफ़ी घबरा रही थी उस वक्त, इसलिए विहान ने टेबल के नीचे से उसका हाथ थाम लिया था। हालात चाहे कुछ भी हों, बस कैसे भी करके आदर्श को पता न लगे कि वही वैशु का बायोलॉजिकल पिता है। पर वैशु थोड़े कम थी, सामने वाले से 10 कदम आगे सोचती थी वो। उसके बचपन की मासूमियत तो यही इंसान छीन चुका था, तो अब अपनी तेज तर्रारी को उसी पर आजमाना था। वैशाली, सटीक सा जवाब देकर वो चुप हो गई। अरे वाह, बड़ा प्यारा सा नाम है। और बेटा कौन पसंद है आपको ज़्यादा, मम्मी या पापा? आदर्श ने पूछा। दोनों ही बेस्ट है। मम्मा जहाँ दुनिया भर का प्यार लुटाती हैं, वहीं पापा दुनिया का सामना करना सिखाते हैं। एक्चुअली दोनों ही दोनों चीज़ें करते हैं, वैशु ने कहा। तो अनन्या और विहान मुस्कुरा उठे। जब बच्चे किसी और के सामने अपने माँ बाप की सच्चे दिल से तारीफ कर देना, तो वो पल बहुत गर्व का होता है दोनों के लिए। अच्छी बात है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? आदर्श के सवालों का अंत तो नज़र ही नहीं आ रहा था। अब वैशु झुंझला चुकी थी। क्यों? आपको मेरी क्लास पता लग गई तो क्या मेरे बदले आप एग्ज़ाम देने जाया करोगे? नहीं ना। और आप मेरे रिश्तेदार भी नहीं हो तो क्या उखाड़ लोगे जानकर? वैशु की आवाज़ एकदम शांत और क्यूट सी ही थी, पर उसके शब्दों में ही इतना जोर था कि आदर्श सकपकाकर चुप हो गया। विहान ना चाहते हुए जोर से हंस पड़ा, तो अनन्या से भी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। दोनों को हंसता देख आदर्श भी अजीब सा ज़बरदस्ती का हंसा। सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड और फनी बन चुकी थी, और इसका सारा थैंक यू हमारी छोटी सी वैश्यु को। काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती है आपकी बच्ची, आदर्श ने कहा। उसके लहजे में थोड़ा भय तो थोड़ा आश्चर्य था। हाँ बिल्कुल, भोली सी बनने नहीं दिया उसे, क्योंकि क्या है ना, आजकल के ज़माने में भोलेपन का अक्सर फ़ायदा उठाया जाता है, और किसी का शिकार बनने वालों में से नहीं, पर ऐसी सोच रखने वालों का शिकार करने वालों में से एक होना चाहिए।
अनन्या ने इनडायरेक्टली आदर्श पर तंज कसते हुए कहा। इसके बाद बाकी का डिनर शांति से खत्म हुआ। रात में सब काम निपटाकर अनन्या वैश्यु को भी सुला चुकी थी। फिर वो चुपके से विहान के कमरे में गई। देखा तो वो दोनों हाथों से तकिया बनाए सिर के पीछे रख सोया हुआ था। उसने प्यार से विहान के माथे पर हाथ फिराया और फिर बाहर निकलने को हुई कि पीछे से विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तो गलत बात है ना, अपने हाथों से मेरा सिर सहलाकर आप ऐसे ही निकल जाएंगी क्या? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्माकर उसके पास बैठ गई। अब ना सो जाओ चुपचाप, अनन्या ने हल्का डपटते हुए कहा। चलो ना शादी कर लेते हैं, विहान ने कहा। हैं अभी? नहीं नहीं, 10-15 साल बाद, विहान ने चिढ़कर कहा। अनन्या हंस पड़ी। पर अभी क्यों ऐसा मन हुआ? बस इंतजार नहीं होता, 2 पल की दूरी भी सही नहीं जाती, खासकर जब घर में ही शैतान हो, विहान ने कहा और अनन्या को अपनी ओर खींच लिया। यकीन करना सीख लो, मैं तुम्हारी ही थी और तुम्हारी ही रहूंगी। विहान ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अनन्या सीधी होकर उसके बगल में लेट गई और उसने भी उसके सीने पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अनन्या ने कहा, नींद नहीं आ रही? विहान ने आंखें खोल दी और कहा, नहीं, बस सोच रहा था यूं ही कुछ। खैर छोड़ो, गाना सुनोगी? आप गाने वाले हो मेरे लिए? अनन्या ने आंखें चमकाते हुए कहा। पागल हो क्या? मैं गाने लगूंगा तो छत टूट कर दोनों पर गिर पड़ेगी। इतना सुनते ही अनन्या जोरों से हंस पड़ी। फिर उसने कैसे तैसे हंसी रोकी और कहा, ठीक है, बजा दीजिए फ़ोन से ही कुछ। विहान अपनी ही बेइज्जती करवाकर बहुत खुश था। उसने भी मुंह बिगाड़ कर सिर हिलाते हुए गाना चला दिया और गाने की धुन सुनते हुए दोनों एक दूजे की बाहों में सुकून से सो गए। जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से चाय लो, ठंडी हो गई। पूरे घर में सुबह के 5 बजे एक फटी हुई आवाज़ में कोई एक गाने लगा और सब उठ गए। आदर्श के सिवा सब जान चुके थे कि ये नमूना कौन है। वैशु तो सीढ़ियों से दौड़ती हुई आई और मामू मामू चिल्लाती हुई कृतिक के गले लग गई। अले मेला बच्चा, कैसा है तू? कृतिक ने नौटंकी करते हुए कहा तो अनन्या और विहान ने अपना सिर पीट लिया। एक बच्ची कम थी क्या जो दूसरा भी आ गया? वहीं आदर्श इस ड्रामे को असमंजस से देख रहा था। मामा, ये अनन्या के नए रिश्तेदार कब पैदा हो गए? वहीं वैशु ने मुंह फुलाया और कहा, मैं कच्ची नहीं बच्ची हूँ। कृतिक ने प्यार से उसका सिर सहलाकर कहा। बेटा, उसके लिए ना हरकतें भी बच्चों वाली होनी चाहिए। वैशु का मुंह और ज़्यादा फूल गया तो कृतिक ने हंसते हुए बैग में से चॉकलेट निकालकर पकड़ा दी। वैशु उसे लेकर खुश हो गई और उछलती हुई खाने में मगन हो गई। वहीं कृतिक फिर विहान और अनन्या के पास जाने के बजाय सीधा आदर्श के पास गया और ज़बरदस्ती उसके गले लगकर बोला, ओए खोते, बड़ा याद किया तुझे। आदर्श का मुंह तो पूरी तरह नासमझी से भरा हुआ था। ये चल क्या रहा है भाई? साफ साफ उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। फिर उसका मुंह देख कृतिक बोला, तुझे मैं याद नहीं? आदर्श ने बुरा सा मुंह बनाकर ना कहा। कृतिक ने तुरंत दूसरी शक्ल बनाई। मुझे कोई जहर दे दो, मेरा अब जिंदगी से नाता ख़त्म हो गया। मुझे मुक्त कर दो अब इस जिंदगी से भगवान। बुला ले, उठा ले, गिरा दे, मार दे। फिर उसने अनन्या की तरफ देखा और कहा, घूर क्या रही है, जहर लेने जा। अनन्या एक पल चौंक गई, फिर तुरंत हंसी रोकते हुए सिर हिलाते हुए अंदर जाने लगी। तब कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रुक जा, जहर थोड़ा टेस्टी लाई हो। अनन्या ने उसे घूरा, फिर हंस पड़ी और अंदर जाने लगी। अबे पर जहर चाहिए क्यों तुझे? विहान ने कृतिक से पूछा। बचपन से जानता था वो कृतिक को, इसलिए उसे पता था कि ये लड़का ऊटपटांग ही सोच रहा है। कृतिक वापस अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग पर उतर आया। उसने फिर रोतलू चेहरा बनाकर कहा, क्यों चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक अटूट दोस्ती के टूटने की कीमत तुम क्या जानोगे विहान बाबू? हैं? ये आदर्श, मैं इसका लंगोटिया यार हूँ यार, और ये है कि मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अरे बचपन से एक दूसरे के डायपर पहन पहन कर ही तो हम बड़े हुए हैं, और ये अपने डायपर बड़ी को नहीं जानता। यही सिला दिया ना इसने मेरी दोस्ती का। कितना लॉयल था मैं कि अपने डायपर इसके अलावा कभी किसी को दिया भी नहीं करता था। पर आज देखो, ये मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहा है। ये मरेगा भी तो मेरे डायपर का कर्जा लेकर मरेगा। इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कार्तिक के इतना कहते ही ना जाने बाकी सब तो कैसे हंसी रोके खड़े थे, पर आदर्श की हालत खराब हो रखी थी। बस कब ये धरती फट जाए और कब वो उसमें समा जाए। ये तुम क्या कुछ भी बोल रहे हो? डायपर बड़ी, बुद्धि घर रख कर आए हो क्या? आदर्श ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, पर उसकी बात का वैश्य को बुरा लग गया।
मेरे अलावा कोई और कैसे कार्तिक मामू का मजाक उड़ा सकता है? उसने तुरंत कहा। ओ अंकल, सीखा नहीं क्या? किसी और के कहने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। मामू तो फिर भी बुद्धि घर पर रख कर आए होंगे। पर आपके पास बुद्धि या घर है भी जो आप कहीं उसे छोड़ सको? आदर्श ने मुंह बिगाड़ कर कहा। इस घर में सब के सब पागल हैं। सबको एक एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, वरना मिलकर सब मुझे पागल बना डालेंगे। हे प्रभु, कहकर वो लगभग दौड़ ही पड़ा अपने कमरे की तरफ। उसके जाते ही चारों पेट पकड़कर हंस पड़े। फिर कार्तिक ढंग से सबसे मिला और वैश्यु के साथ ऊपर चला गया। वैश्यु ने उसे एक खाली कमरा बताया जो कि उसके कमरे के सामने ही था। अपना सामान रखवाकर कार्तिक को वो अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उसे वो ड्राइंग बताई जो उसने उसके लिए बनाई थी। बहुत प्यारी है बच्चा, थैंक यू, कहकर कार्तिक ने वैश्यु का सिर चूम लिया। वैसे अब आगे क्या सोच रखा है आपने? वैश्यु ने पूछा। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था, घर बैठे बिठाए मुफ्त का कॉमेडी शो चल रहा था। आगे क्या? अरे मतलब अब आगे आप क्या करने वाले हो उन अंकल के साथ? ऐसे अभी तो कुछ सोचकर रखा नहीं, पर जो भी करेंगे एकदम धमाका होगा और तहलका मचाएंगे। यस बिल्कुल, मजा आएगा, वैशु ने कार्तिक को हाई फाइव देते हुए कहा। वाह वाह, इसको कहते हैं मजानी लाइफ। मतलब वाह, क्या खाना बनाते हो माय डियर जीजा जी? दोपहर में खाना खाने बैठे हुए थे सब जब कार्तिक ने बोलना चालू किया। माय डियर जीजा जी शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर था उसका। साले, मेरा मतलब साले साहब। धन्यवाद। विहान कहाँ कम था। आदर्श ने तो चुप रहना ही बेहतर समझा, वरना ना जाने ये उसका सो कॉल्ड डायपर बड़ी क्या बोल देता। और अब बेचारा सीता माता जैसा तो था नहीं कि धरती फट जाए और अंदर समा जाए। ऐसा बोले और धरती सच में फट जाएगी। वैसे में अब याद आया क्या? कार्तिक ने मुंह में चम्मच घुसाते हुए कहा। बेचारे आदर्श का निवाला गले में ही अटक गया, पर उसने जल्दी से पानी पीकर सिर हिला दिया। तब कार्तिक ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं डायपर बड़ी, जल्दी याद आ जाएगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। खाने के बाद आदर्श के पेट में एकदम तेज दर्द होने लगा था। वो मुश्किल से अपना पेट संभालते हुए सोफे पर जाकर बैठा ही था कि उसे तुरंत खड़ा होकर भागना पड़ा। वो दौड़ा और सीधा जाकर बाथरूम में ही रुका। उसकी पतली हालत देख अनन्या और विहान ने कार्तिक को घूरा तो कार्तिक ने बस दांत फाड़ दिए अपने। कृतिक को याद आया जब विहान खाना परोस रहा था, तब वो किचन में पानी के बहाने गया था। फिर उसने विहान को वहां से भागने बोला था। अरे मेरे भाई, पूरा दिन काम ही करेगा क्या? थोड़ा सा ध्यान अपनी बीवी पर भी लगाएगा। जा जल्दी भाग, अनन्या याद कर रही थी तुझे। विहान ने कार्तिक की बात मान तो ली, पर हल्का शक तो था उसे कार्तिक पर। फिर भी वो चल दिया तो कार्तिक ने जल्दी से अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाला और एक थाली में निकाले गए खाने में मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ विहान अनन्या के पास पहुंचा। तुमने बुलाया? विहान ने कहा तो अनन्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अनन्या बेचारी काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कब विहान उसके पास खड़ा था। विहान उसे चौंकते देखकर मुस्कुरा पड़ा और उसके गाल से अपना गाल रगड़कर बोला, आपके चेहरे पर आते भाव भी इतने कमाल के हैं कि हमें आपकी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अनन्या मुस्कुराना चाहती थी, पर उसने अपनी मुस्कान दबाकर कहा, कुछ भी, जाओ अभी तुम। जैसी आज्ञा कहकर विहान ने अपना सिर झुकाया और चल दिया। पीछे अनन्या सिर हिलाते मुस्कुराती रही, पर फिर अचानक से उसे याद आया, ये आया क्यों था। विहान नीचे आया तो उसके चेहरे की चमक और मुस्कान देख कार्तिक ने आंखें चमकाते हुए कहा, आपका काम भी हो गया और मेरा भी। देखा कितना होशियार हूं ना मैं। विहान ने उसे घूरा और पूछा, कौन सा काम? तो जल्दी जल्दी सिर हिलाते, कुछ नहीं कुछ नहीं करता हुआ कार्तिक चला गया उधर से। विहान उसे शक भरी नजरों से देखता रहा। फिर खाते वक्त कार्तिक ने एकदम ध्यान देकर वो स्पेशल थाली आदर्श को ही दी थी और अब उसका नतीजा सबके सामने था। बेचारा आदर्श जितनी बार वॉशरूम जाकर बाहर आकर चैन की एक सांस लेता कि उसे वापस अंदर दौड़कर जाना पड़ता। शाम होते होते बेचारे की हालत एकदम पतली हो चुकी थी तो अनन्या उसके कमरे में गई दवाई देने। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और मेरी परवाह भी। अनन्या टेबल पर दवाई के साथ दूध का गिलास रख रही थी। तब आदर्श ने कहा। पहले तो अनन्या थोड़ी विचलित हुई, पर फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को संयत कर पीछे मुड़ी और आदर्श की तरफ देखकर बोली, कई दफ़ा इंसान किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। बेहतर यही होता है उसके लिए कि जल्दी से उस गलतफहमी को अपने दिमाग से हटा ले।
ये बड़ी बड़ी बातें करने से तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी भावनाओं को छुपा सकोगी मुझसे? भूलो मत, कभी तुम्हारी आंखें सब कुछ बयां करती थी मुझसे। तुम्हारी धड़कनें भी मेरे इशारे पर चलती थी। अनन्या ने हल्का हंसते हुए कहा। एक कार्डियोलॉजिस्ट के सामने बड़ा प्यारा जोक मार रहे हो। धड़कनें किसी के इशारे की मोहताज नहीं होती। ये तब भी धड़कती हैं जब इंसान अकेला टूटा हुआ हो, और तब भी धड़कती हैं जब इंसान अपने प्यार की बाहों में हो। बस फर्क तो उस इंसान की भावनाओं से पड़ता है। बाकी तो बस ऑक्सीजन मिल जाए, सांसें चलती ही रहेंगी। फिर भले इंसान जिंदा हो या मुर्दा, जिंदा दिली से जीने वाला। देखो, तुम्हारी ये फिलॉसफी झाड़कर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टॉपिक से भटका दोगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी में जीने में मेरा यकीन नहीं। वैसे भी गलतफहमियां पालना आपका शौक है मिस्टर आदर्श। विहान तुम्हारा कौन लगता है? आदर्श को समझ आ चुका था कि कुछ भी कहने पर अनन्या उल्टा ही जवाब देगी। अब वो पहले जैसी भोली कहाँ, तो उसने सीधे मुद्दे का सवाल पूछ लिया। सवाल जो उसके दिमाग में कुलबुलाकर उसका दम घुटने पर मजबूर करता था। लगता है दिमागी चोट अभी भी है जो तुम भूल जाते हो। विहान पति है मेरा, अनन्या ने बड़े गर्व से और सीधा आदर्श की आंखों में आंखें मिलाते ये बात कही थी। उसकी आंखों की तपिश सहन न कर पाने से आदर्श ने अपनी आंखें झुका ली थी। ये सच तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगता, पर खैर, वैशाली किसकी बेटी है ये बताओ तो ज़रा। अनन्या को हल्का पसीना आ गया, क्योंकि एक यही तो बात थी जो वो कभी खुलने नहीं देना चाहती थी। पर उसने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, मेरी और विहान की। आदर्श ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, झूठ, एकदम साफ झूठ। वैशाली 5 या 6 साल की है, और 6 साल पहले तुम मेरी बीवी थी। तो उस हिसाब से या तो वैशाली का बाप मैं हूँ, या फिर उस वक्त तुम्हारा चक्कर था और वैशाली एक नाजायज औलाद है। बस चुप, एक शब्द नहीं सुनने वाली अपनी बच्ची के खिलाफ में। पर सिर्फ खून का रिश्ता, बाकी ना वो तुम्हें अपना बाप समझती है और ना ही तुम उसके बाप बनने के काबिल हो। किसी लड़की के साथ धोखे का खेल रचकर उसे फिजिकली अपना बना लेने से वो तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं बन जाती। ठीक वैसे ही किसी बच्ची के रगों में अपना खून होने से कोई उसका बाप नहीं बन जाता। उसके लिए बाप होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बताना जरा कि कब तुमने उसे गोद में लिया है, कब तुमने उसे अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया घुमाई है, कब उसके लिए दिन रात एक करके उसकी ख्वाहिशें पूरी की हैं। अरे वो बच्ची जब एक बाप के प्यार के लिए तरस रही थी ना, तब तो तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ मज़े लूट रहे थे। जब ये समाज मुझ पर कलंक लगा रहा था, तब तुम मेरी ही बहन को अपनी बाहों में भरकर बैठे थे, और तुम कहते हो कि मेरे पति थे तुम कभी। वैश्यु के पिता हो तुम। अनन्या से आगे कुछ नहीं बोला गया। वो पूरी तरह से हाँफ रही थी और वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर बिलखने लगी। फूट फूट कर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर वो रोने लगी। आज अनन्या के मन का सारा गुबार निकल चुका था। इतने वक्त से जितना भी वो दिल में भरकर बैठी हुई थी, आज उसने सब कुछ मुंह के द्वारा बाहर फेंक दिया था। और फेंका भी ऐसा था जो सीधा जाकर आदर्श के दिल पर लगा था। वो बोलते बोलते ही हाँफ चुकी थी और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। तभी बाहर से विहान दौड़ते हुए अंदर उसके पास आया। जब भी अनन्या को विहान की जरूरत पड़ती, तब वो बिना कहे ही दौड़ा चला आता। शायद इसे ही जन्मों का साथ कहा जाता है, बिना कहे एक दूसरे को समझना और सम्मान करना। विहान ने एक सरसराती नज़र आदर्श पर डाली। उसकी आंखें शांत सी ही थी, पर उस नज़र में आदर्श को कितना कुछ ही नजर आ गया। जैसे ऊपर से देखने पर झील का शांत लगता पानी अपने अंदर तूफान समाये था। विहान ने प्यार से अनन्या का सिर सहलाया, तो अनन्या तुरंत उसका स्नेह भरा स्पर्श पाकर उसके गले जा लगी। विहान, प्लीज इस इंसान से कह दो कि मेरी नज़रों से दफा हो जाए और जिंदगी भर कभी नजर ना आए। प्लीज कह दो ना, उसने जोर से सिसकियां लेते हुए कहा। विहान ने कुछ नहीं कहा। वो बस अनन्या को आज जी भरकर रोने देना चाहता था। एक लड़की जिसे कभी बात बात पर रोना चाहिए होता था, वो खुद के साथ इतने बड़े हादसे के बाद एक आंसू ना बहाए, तो ये भय की बात ज़रूर है। यही हाल अनन्या का था। वो कभी इन 5-6 सालों में नहीं रोई थी। अंदर से जैसे मर चुकी थी वो, इसलिए आज उसे रोकना विहान ने सही नहीं समझा। इन सब में आदर्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियस ज़रूर होता है जो गलती पर गिल्ट पैदा करवाता है। फिर आदर्श ने तो लालच में गुनाह किए थे। कृतिक के वहां आने पर विहान ने अनन्या का सिर प्यार से सहलाकर उसका सिर चूमा
और फिर कृतिक के साथ बाहर भेज दिया। फिर वो सीधा चलकर आदर्श के सामने खड़ा हुआ। विहान सीधा उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी झील सी शांत जैसी दिखती आंखें अंदर से इतना तूफान मचाए थी कि आदर्श से उसकी तपिश सहन नहीं हुई और उसने अपनी पलकें झुका ली। कुछ कहना नहीं चाहोगे? विहान ने शांत लहजे में कहा। पर ना जाने क्यों उसका शांत लहजा भी आदर्श को चुभ गया। मैं वो नहीं, मेरा मतलब माफ़ी। आदर्श ढंग से कुछ नहीं कह पाया। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। माफ़ी मत मांगो। माफ़ी इंसान की गलतियों पर दी जाती है, उसके गुनाहों पर नहीं। किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह करके, उसे समाज में बदनाम करके, उसे जीते जी मारकर, अपनी खुद की औलाद को अनाथ बनाकर माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। विहान ने अपनी आंखों के भाव बदले, न लहजा बदला। मुझे नहीं पता था कि मैं लालच में इतना अंधा हो जाऊंगा कि इतना बड़ा पाप कर दूंगा। मैं भी अनन्या से प्यार करता था। जब मेरी उससे मंगनी हुई थी तब उसकी सादगी दिल को बहुत भा गई थी। उसे हमेशा खुश रखने का खुद से वादा किया था मैंने, पर नहीं निभा पाया। मोनिका ने जब उसका साथ देने का कहकर इतने सारे पैसे देने को कहा तो सब भूल बैठा मैं। सिर्फ पैसों की भूख रह गई थी। आदर्श रोने लगा था। उसके आंसू भले असली थे पर अब किसी काम के नहीं थे। कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। विहान ने होंठों के कोने उचका दिए। फिर उसने कहा, कोई भी इंसान गलत या बुरा पैदा नहीं होता आदर्श। हमारे अंदर एक अच्छाई का प्रतीक होता है और दूसरा बुराई का। अब हमें किसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं उससे ही हमारा करेक्टर बनता है। तुम उस वक्त जिन चंद पैसों और सुख भोग की लालसा में आ गए थे ना, देखो आज अनन्या उससे कई गुना ज़्यादा कमाती है। जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, बस चले जाओ अनन्या की ज़िंदगी से। माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं, बस ये समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर एक पछतावे की आग है और उसे तुम्हें खुद बुझाना है। अपनी ज़िंदगी का अब एक मकसद बनाओ और किसी के काम आओ। अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी भी संवारते हो ना तुम, तो शायद उनकी दुआओं से पाप तुम्हारे धुल जाएं। विहान ने कहा तो आदर्श ने सिर हिला दिया, जैसे समझ गया उसे क्या करना है। भारत में या दुनिया में कहीं पर पानी की कमी हो रखी है क्या? विहान ने कहा। अनन्या ने असमंजस से उसकी तरफ देखा तो विहान ने कंधे उचकते हुए कहा, नहीं, वो दोपहर से आपका रोने का सेशन ख़त्म नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि कहीं यहाँ पर पानी की कमी है। तो बस आप उनकी मदद करना चाह रही हैं। उसकी बात सुन अनन्या ने हल्का मुक्का उसकी बाह पर जड़ दिया। कुछ भी बोलते रहते हो यार, और मैं तुम्हें तुम कहकर पुकारती हूँ तो इतनी इज्जत मत दिया करो आप कहकर, अजीब लगता है। अनन्या ने कहा। उसका रोना तो लगभग कुछ देर पहले कृतिक और वेश्य की ऊटपटांग हरकतों से बंद हो चुका था, पर पलकें अभी भी भीगी हुई थी और गालों पर निशान भी थे। ओह सॉरी, क्या है ना, मैं भूल जाता हूँ कि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, विहान ने हंसते हुए कहा। तो अनन्या फिर से चिढ़ गई। क्या कुछ भी? अनन्या ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा तो विहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको आप कहना इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ना अपनेपन की फीलिंग आती है। लगता है जैसे अनन्या से नहीं देविका से बात कर रहा हूँ। उसके कहते ही अनन्या मुस्कुरा उठी। मुझे भी फिर तो वैसी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैं विहान से नहीं अपने आराध्य देव से बात कर रही हूँ। मैं भी आप कहूँगी। उसकी ऐसी छोटी बच्चों जैसी बात सुनकर विहान हंस पड़ा। उसने फिर प्यार से अनन्या और वैश्यु को खाना खिलाया। कृतिक बीच में टपक पड़ा था। भाई मुझे भी प्यार करता है ना, तो मुझे भी खिला दे। छोटा सा बच्चा है तो, विहान ने उसे घूरा था। नहीं, पर फिर ये अनन्या कौन सी बच्ची है? कृतिक ने चिढ़ते हुए कहा। घर में ऐसी फालतू की नौटंकी करते रहकर घर की रौनक बनाए रखना तो कृतिक का फेवरेट काम था। मेरे लिए तो बच्ची ही है वो मेरी, विहान ने कहा तो कृतिक हंस पड़ा और अनन्या उसे मारने लगी। वहीं वैश्य तो डाइनिंग टेबल पर ही चढ़कर कूदते हुए बोलने लगी, मम्मा इज ए बेबी, मम्मा इज ए बेबी। दूर से इस परिवार के प्यार को देख रहा था आदर्श, पर उसकी नज़रें टेबल पर कूदती हुई इस छोटी बच्ची पर ज़्यादा चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जिन्हें समझना मुश्किल था। पछतावा, स्नेह, दर्द, सबके मिले जुले भाव। अगर उसने कभी ऐसे गुनाह नहीं किए होते तो आज घर से वो बच्ची उसे पापा बुला रही होती। वो उस पर अपना प्यार लुटा रहा होता। काश उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया होता। काश वो वक्त की सुइयां घुमाकर वापस उस वक्त में जाता और अपने होने वाले पाप को रोक पाता। काश। पर आखिर में अब उसके पास एक ही चीज़ बची थी, अफसोस। आपको क्या काम है मुझसे? वैश्यु ने कहा। उसके स्वर में नफरत सी साफ उभर रही थी।
आदर्श ने जबरदस्ती मुस्कुराना चाहा पर होठों ने साथ नहीं दिया। कोई अपना जिससे नजदीक का और गहरा खून का रिश्ता हो, उनका फीकापन चुभता तो है ही। मैं बस तुम्हें ये देने आया था। आदर्श ने अपनी पॉकेट में से एक लॉकेट निकालकर उसे दिया। प्यारा सा लॉकेट था जिसमें बीच में एक दिल बना हुआ था। मेरी बचपन में एक सहेली थी, मेरे लिए वो हमेशा बचपन से सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड रही थी। पर उसे मुझसे प्यार हो गया था। हाई स्कूल ख़त्म हुआ तब वो मुझे छोड़कर जाने वाली थी, तब उसने मुझे दिया था और कहा था कि भले ही मैं उससे प्यार न करता हूँ पर वो हमेशा मुझसे प्यार करती रहेगी अपनी आखिरी सांस तक। उस दिन के बाद कभी नहीं मिली वो मुझे। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था पर ये मेरे पास हमेशा था। पता है, उसे आज पता लगता ना कि कभी मैं इतना गंदा हूँ, फिर भी वो कान खींचकर सुधारती मुझे, नाराज़ नहीं होती कभी। तो उसका ये दिया हुआ लॉकेट मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम पहनो प्लीज़। आदर्श ने कहना ख़त्म किया। वेशु ने पीछे खड़ी अनन्या और विहान की तरफ देखा। अनन्या को पता ना लगे कि क्या कहे, पर विहान ने मुस्कुराकर वेशु को उस लॉकेट पहनने का इशारा किया। वेशु ने मुड़कर आदर्श की तरफ देखा और कहा, पहना दीजिए। आदर्श ने मुस्कुराकर उसके गले में लॉकेट बांधा। उसकी आंखें नम थी पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। अनन्या भी रो पड़ी थी। ठीक है, अब चलता हूँ। माफ़ी तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने समझाया है कि गुनाह की माफ़ी नहीं होती। पर बस इतना कहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी संवारने अब जैसे विहान है तुम्हारे पास, वैसे ही मैं भी किसी की ज़िंदगी संवार पाऊँ। बाकी खुदा ने चाहा तो ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहना पर अब तुम। कहकर आदर्श ने हल्के से सिर झुकाया और अपना सामान लेकर बाहर निकल गया। अनन्या बस उस रास्ते को देखती रही। हमारी ज़िंदगी में आने वाले कुछ इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं ठहरते। भले ही उन्होंने आखिरी दम तक साथ निभाने का वादा किया हो, पर हाँ, उनका ज़िंदगी में एक महत्व ऐसा ज़रूर बन जाता है कि उन्हें भुलाया नहीं जाता। अनन्या फिर विहान के गले लग पड़ी और सिसकी लेते हुए बोली, शुक्रिया एंड आई लव यू। हमें भी आपसे मोहब्बत है जाना। विहान ने कहा तो अनन्या ने तुरंत अपना सिर उसके सीने से अलग कर उसके चेहरे की तरफ देखा। दोनों हंस पड़े। फिर वहीं वेशु अभी भी अपने गले में बांधे गए उस लॉकेट को देख रही थी। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फे हटा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको वहीं। जो ना दिखूं तो बता देना, कभी मुझे देर हो जाए वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। उफ यार, क्यों ये गाना तुझसे सुबह सुबह ही बज जाता है। देवदास की फीमेल वर्जन। शिखा जी ने आकर रेडियो बंद किया और उस खिड़की की तरफ देखा जो खिड़की के पास बैठी कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। माँ, गाना बंद मत कीजिए ना। इतने सालों बाद एक बढ़िया सा रुला देने वाला गाना आया है, वो भी दर्शन रावल की आवाज़ में। रोने दीजिए थोड़ा। उस लड़की ने कप को टेबल पर रखकर खड़े होकर शिखा जी के पास आकर उनके गले में बाहें डालकर कहा, अरे मेरी गुड़िया, 10 साल जितने बीत चुके हैं भूल क्यों नहीं जाती। शिखा जी ने कहा, नहीं भूल पाती माँ मैं आदर्श को। उसकी केयर, उसका मजाक करना, उसका बात बात पर मुस्कुराना और उसका नाराज होना। तभी डोरबेल बजी। शिखा जी ने अलग होकर उस लड़की ने जाकर देखा तो जम गई वो पूरी। सामने आदर्श खड़ा था। 10 साल जितना वक्त बीतने के बाद वो आज उसके सामने खड़ा था। पहचाना नहीं अपने यार को? उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की होश में आई और तुरंत उसके गले लग पड़ी। आदर्श, हाँ मेरी मोटी, आदर्श ने हंसकर कहा। तो उस लड़की ने दो जोर से मुक्के उसके पेट में जड़ दिए। मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए होंगे मुझे। तुझे कैसे भूलता ऋचा, आदर्श ने कहा तो ऋचा खुश हो गई। ओ, इसका मतलब एक हफ्ते पहले तूने वो लॉकेट वैशाली को दे दिया? ऋचा ने पूछा। आदर्श ने अंदर आकर अपनी पूरी जिंदगी का काला चिट्ठा ऋचा को दे दिया था। फिर तेरा पता लगवाया और सीधा इधर आया, क्योंकि जानता हूँ कि मैं चाहे कितना ही बुरा बन जाऊँ, तू कभी नाराज़ नहीं हो सकती मुझसे इस भरी पूरी दुनिया में। अब सिर्फ तू ही है मेरे लिए। झूठे मक्कार, दगाबाज, बेवफा साले, तू टकला हो जाए, तेरे पेट में कीड़े पड़े, एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। पर एक मैं हूँ गधी, ये जानकर भी तुझसे नफरत नहीं कर पा रही। हाँ, तुझे मार ज़रूर देती अगर अनन्या अभी भी तंग होती, पर अब उसकी ज़िंदगी संवारने उसके पास कोई तो है। तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तुझे किसी की ज़िंदगी संवारनी है ना, तो मेरी इस नीरस ज़िंदगी में अपने अंदर छुपी वफाई डाल दे। आज भी तुझसे प्यार करती हूँ, शादी कर ले मुझसे। आदर्श की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने नासमझी और आश्चर्य
और खुशी के मिले जुले भाव से ऋचा को देखा तो ऋचा शर्मा गई। आय हाय, तू मोटी भले है पर शर्माते हुए क्यूट लग रही है। और फिर शुरू हो गई दोनों की पिलो फाइट। इस पूरे हफ्ते भर में अनन्या ने हॉस्पिटल और वैश्यू के स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दिया था। वहीं विहान और कार्तिक भी अपनी कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। उन लोगों ने सब मेजर काम हफ्ते भर में निपटाया और फिर आज भारत के लिए निकल गए। 2 दिन बाद विहान और अनन्या की शादी थी उसी शिव मंदिर में, जिसमें अनन्या की माँ भी शामिल होनी थी। और किसी को इसकी खबर नहीं दी गई थी क्योंकि बिना किसी टेंशन और तानों के शादी ख़त्म करनी थी। शादी निपटा कर वे सब यहीं लॉस एंजल्स में आकर परमानेंट बसने वाले थे। अनन्या की माँ भी उनके साथ ही रहने वाली थी। वे लोग भारत पहुंचे तो अनन्या की माँ ने उन लोगों का भव्य तरीके से स्वागत किया। फिर हल्दी की रस्म पूरी की गई। सिर्फ वे 5 ही थे, पर कार्तिक के रहते हर कोई नल्दी से नहाए पड़ा था। शाम को अनन्या को मेहंदी लगाई गई। वैशु ने भी उसे देखकर अपने छोटू छोटू हाथों में मेहंदी लगवाई और अनन्या की माँ ने भी लगवाई। दूसरे दिन कार्तिक और वैशु ने पूरे दिन घर में गाने बजाकर नाच गाना किया। अनन्या की माँ तक को नचवा दिया। अरे यार, कल तुम दोनों की शादी है, एक रोमांटिक डांस तो बनता ही है। कार्तिक ने जिद की तो वैशु भी जिद पर उतर आई। दोनों की जिद मानते हुए विहान तैयार हुआ और उसने घुटने पर बैठकर अनन्या का हाथ मांग लिया। कार्तिक जोर जोर से हुटिंग करने लगा और वैश्यू को सीटी मारना तो नहीं आता था, पर वो कोशिश करती रही। विहान और अनन्या ने बहुत बेहतरीन डांस किया। दोनों एक दूजे की बाहों में बिल्कुल खो गए थे। वक्त, माहौल, जगह सब भूलकर अपनी बच्ची की जिंदगी में खुशियों की दस्तक वापस देखकर अनन्या की माँ की आंखें नम थी और वह फूली नहीं समा रही थी। वह अपनी पोती के लिए भी काफ़ी खुश थी कि उसका बचपन भी अब बच जाएगा। अपने पल्लू से वे आंखें पोंछती कि कार्तिक ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके साथ कपल डांस करने लगा। बेचारी वैश्यू अकेली हो गई तो रूठ गई। फिर विहान ने उसे गोद में उछक लिया और एक हाथ से उसे उठाए, दूसरे हाथ से अनन्या का हाथ पकड़कर वो भी नाचने लगा। वो शाम सबके लिए बहुत बढ़िया गुजरी थी। हर कोई वक्त को थमा देना चाहता था, पर वक्त कहाँ सुनता है। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर सब पहाड़ी पर स्थित शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। पंडित जी वहां पहले से मौजूद थे। वहां पर कुछ देर बाद आदर्श भी ऋचा को लेकर आ गया। उन दोनों को देखकर सब चौंक गए, पर बस विहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान देखकर अनन्या समझ गई कि उसने ही उन्हें बुलाया है और इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शादी आरंभ हुई। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच सारी रस्में निभाते गए विहान और अनन्या। अग्नि, पानी और हवा को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए उन्होंने और आखिर में विहान ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर सिंदूर दान की रस्म भी निभाई। उस वक्त वहां मौजूद सबकी पलकें नम थी, बस शिवजी जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सिंदूर दान के बाद अनन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाकर विहान ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। आज शायद देविका और आराध्य की कहानी भी मुकम्मल हो चुकी थी। अनन्या की माँ के आशीर्वाद लेने के बाद वे दोनों जाकर आदर्श के पास खड़े हुए। हमेशा खुश रहना, आदर्श के कहते ही अनन्या ने पलकें झपकाई और दूसरी तरफ चल दी। वहीं आदर्श और कुछ कहता कि विहान ने उसे अपने गले से लगा लिया। चलो चलो, इमोशनल ड्रामा बहुत हुआ, अभी सेल्फी लेते हैं। मुझे उन सारे बच्चों को चिढ़ाना है जो कभी मुझे चिढ़ाते थे। मतलब उन्हें थोड़े अपने माता पिता की शादी देखने को मिली है। वैश्यु के इतना कहते ही सब हंस पड़े। फिर उन्होंने साथ में एक तस्वीर खींची। तस्वीर में साफ दिख रहा था कि कार्तिक के कंधे पर चढ़कर बैठी वैश्यु और कार्तिक दोनों कितने खुश थे। आखिर दोनों ने सबसे ज्यादा दांत फाड़ रखे थे। वहीं ऋचा आदर्श की तरफ देख रही थी और उसने आदर्श का हाथ पकड़ रखा था। आदर्श भी उसकी तरफ प्यार से देख रहा था। वहीं विहार और अनन्या भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए खुश थे।